रहमान रहीम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुतालिक पढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स एफ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स इसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो फोर्स के साथ डायरेक्टली है, लेकिन मास के साथ एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब ये है कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर मास को छोटा करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सपोज ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है। अब m1 चूंकि बड़ा है और m2 छोटा है, अब अगर दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा मास है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो छोटा मास है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन वो इनवर्स है। मतलब अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर मास को छोटा करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली होता है और मास के साथ इनवर्स होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं कि किस तरह सेकंड लॉ को डिराइव करते हैं। तो ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए, फोर्स एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो मास के साथ इनवर्स है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इस तरह लिखते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। दोनों इक्वेशन का अब कंबाइन फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे, ए दोनों साइड पर ए सेम है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, ठीक है, और इनवर्स है मास के, तो 1/m, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दें। अब एक्सेलरेशन जो है वो एफ और ये एम जो है वो नीचे लिखे, क्योंकि ये नीचे है, F/m, तो इसको इक्वेशन 4 नाम दें, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। इधर भी हम एक कांस्टेंट को लगाएंगे, ए इज इक्वल टू, इधर एक कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट F/m, ठीक है। अब m के एस सिस्टम में इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड की गई है, वो 1 के बराबर है, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 1 बाय F/m। अब 1 अगर लिखे या न लिखे इसे कोई अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि F/m, इसको यूं लिखते हैं, ठीक है। अब f को अगर हम निकालें तो f इधर आएगा और m को इस साइड पे लाएंगे तो f इज इक्वल टू am, ठीक है। अब इसको सही करें इक्वेशन को, f इज इक्वल टू m a, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह इस इक्वेशन को लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इस तरह, f इज इक्वल टू m a, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दिस लॉ इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड लॉ जो है बेसिकली वो फोर्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट
करने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ का जो जो एग्जांपल्स हैं वो बयान करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। एग्जांपल, अब सपोज ये देखिए, ये एक टावर है, एक बंदा इसके ऊपर है और वो ऊपर से नीचे छलांग लगाता है। अब अगर ये फर्श हो, फर्श, फ्लोर, ठीक है, जब भी ये बंदा इस फर्श पे छलांग लगाएगा तो उसको ज़्यादा पेन फील होगा। क्यों? तो वो ज़्यादा पेन फील करता है जब वो फर्श पर गिरता है, बजाय इसके कि वो बंडल ऑफ फोम्स और कॉटन पे वो छलांग लगाए। ये इसलिए कि जब ये बंदा फर्श पर छलांग लगाता है तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो सडनली ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन सडनली ज़ीरो हो जाती है तो इस बंदे पर शार्प ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ह्यूज फोर्स वो एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये बंदा पेन फील करता है। लेकिन इसके बजाय अगर वो टावर से बंडल ऑफ फोम्स और बंडल ऑफ कॉटन पर वो छलांग लगाएंगे तो वो फेन कम पेन फील करेगा। क्योंकि क्यों? इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब भी बंदा बंडल ऑफ फोम पे वो गिरता है तो ये क्या करता है, इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इस तरह शार्ट ड्यूरेशन में वो ह्यूज फोर्स एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये बंदा जो होता है वो कम पेन और नो पेन वो फील करता है। ठीक है, कम पेन, पेन लेस पेन और नो पेन वो फील करता करता है। ठीक है, क्योंकि शार्ट टाइम में ह्यूज फोर्स एक्ट नहीं करता। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा कि एक विकेट कीपर जो होता है वो कैच पकड़ने के बाद अपने हाथों को वो पीछे की जानब ले जाते हैं। ये क्यों? ये इसलिए कि जो ही वो कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को पीछे की जानब ले जाता है और इस केस में जो एक्सेलरेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इसी वजह से वो फोर्स जो होती है शार्ट टाइम में वो ह्यूज फोर्स नहीं बल्कि कम फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो कैच भी पकड़ लेता है और पेन भी वो फील नहीं करता।